जी हाँ, आपने सही पढ़ा। अगर आपके ऊपर 498A का मुकदमा हो जाए तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि 498 क्या होता है, क्योंकि जब तक आप यह नहीं जानेंगे कि यह क्या होता है, इसके परिणाम क्या होते हैं, तब तक आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको 498 जो कि भारतीय दंड संहिता 1807 की धारा है, उसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो भारतीय दंड संहिता 1807 की धारा 498 कहता है, विवाहिता स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध रखना। इसके बाद 498A इसका शीर्षक है, पति या पति के नातेदार द्वारा क्रूरता के विषय में। किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। अब इसका विवरण इस प्रकार है कि कोई किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अब इसमें यह जानना होगा कि क्रूरता क्या है। तो क्रूरता से निम्नलिखित अभिप्रेत है, फर्ज की जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की, या उस स्त्री के जीवन या स्वास्थ्य को, जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक, गंभीर क्षति या खतरा कार्य करने की संभावना है, और किसी स्त्री को तंग करना जहां उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधि विरुद्ध मांग को पूरी करने के लिए प्राप्त करने की दृष्टि से अथवा उससे संबंधित किसी व्यक्ति के वैसे मांग पूरी करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया जा रहा है। तो साधारण शब्दों में यह समझे कि विवाहित स्त्री के पति एवं उसके रिश्तेदार द्वारा उसे किसी प्रकार से चोट पहुंचाना, उसे अपशब्द कहना, उसे भय में डालकर उसके साथ अत्याचार करना, उससे गाली गलौज करना, मारपीट करना, यह सब इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। 498A की धारा तभी आप पर लागू होगी जबकि यह केस आपके पत्नी के द्वारा या आपके रिश्तेदार की पत्नी के द्वारा आपके ऊपर किया जाए। अब इसमें मोटे तौर से समझने लायक बात है कि यदि आप पति हैं तो यह आपके ऊपर सीधा आरोप बनेगा। अब इसमें यह होता है कि पत्नी जाकर के थाने में या मजिस्ट्रेट के पास आपके खिलाफ शिकायत करती है और उस शिकायत के आधार पर अन्य धाराओं के अलावा 498A की धारा आप पर लगा दी जाती है। यह धारा गैरजमानतीय प्रकृति की होती है और जैसा कि अधिनियम के द्वारा बताया गया कि इसमें 3 वर्ष तक का कारावास है, साथ ही जुर्माना भी देना हो सकता है। इससे पहले केस हो जाने के बाद आपको न्यायालय आना पड़ेगा और आपको अपने ऊपर लगे हुए आरोपों की जांच करवानी ही होगी। सर्वप्रथम अगर यह केस आपके ऊपर हो गया है तो आपको यह देखना है कि यह केस कहाँ हुआ है, अर्थात यह थाने में दर्ज किया गया है या न्यायालय में दर्ज किया गया है। यह भी देखना है कि महिलाओं को विशेषाधिकार है कि वह यह कि आपके गृह क्षेत्र के थाने या मजिस्ट्रेट में कर सकेगी या वह अपने गृह क्षेत्र के थाने या मजिस्ट्रेट के पास शिकायत कर सकेगी। अब जैसे ही यह शिकायत कर दी गई होगी तब इसकी सर्टिफाइड कॉपी आपको प्राप्त करनी है तथा इस शिकायत पत्र में जो भी आरोप लगे हैं उसमें कितनी सच्चाई है या झूठे आरोप बढ़ा चढ़ाकर लगा दिए जाते हैं या कुछ वास्तविक लगाए जाते हैं, यह आपको देखना होगा। इसके बाद तुरंत में आपको जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर देना होगा। साधारणतया ऐसे मुकदमों में जिला न्यायालय सबसे पहले सूचिका को अर्थात केसकर्ता को बुलाकर आपको और केसकर्ता को मध्यस्थता के लिए अर्थात सुलह करने के लिए मध्यस्थता केंद्र में केस को भेजा जाएगा और जब केंद्र में आपकी केस को भेजा जाएगा तब तक आपकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी जाती है। गिरफ्तारी पर रोक लगाने का प्रमुख कारण यह होता है कि आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकेगी, तभी आप मध्यस्थता केंद्र तक पहुंचकर अपने पक्ष को रख सकेंगे। इसके बाद मध्यस्थता केंद्र में आपको अपनी पत्नी के साथ बातचीत करने का अवसर प्राप्त होगा और वहां पर आपको देखना होगा कि आपकी पत्नी किस वजह से आपसे नाराज हैं या आपकी पत्नी आपके साथ रहना चाहती है या ना चाहती है। साथ ही यह भी देखना होगा कि क्या आप अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते हैं या न रहना चाहते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में आपको बातचीत करके एक हल निकालना होगा।
और आप दोनों के बीच जो भी बातें होंगी उसके आधार पर एक सुलहनामा तैयार होगा। इस सुलहनामा में दो ही बातें हो सकती हैं, या तो आप लोग स्वेच्छा से अलग हो रहे हैं, नहीं तो आप लोग फिर से दोबारा पहले की भांति ठीक ठाक से जीवन को जीने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन तीसरी एक और कंडीशन होती है कि आप दोनों के बीच इस प्रकार का कोई सुलह समझौता नहीं हो पाता है और तब मामला जिला न्यायाधीश महोदय के पास विचाराधीन हो जाता है। तब वह उनके विवेक पर निर्भर करता है कि वह आपको जमानत दे अथवा नहीं दे, या कुछ शर्तों के साथ जमानत दे। तो आपका प्रथम लक्ष्य यह होना चाहिए कि केस होने के बाद आपको जमानत प्राप्त हो जाए। इसके लिए मध्यस्थता केंद्र में अगर कुछ कड़ी शर्तों का भी पालन करना पड़े तो आपको सुलह करना चाहिए, क्योंकि सुलह करने के बाद आपके पास आगे का रास्ता रहेगा और आप आगे विचार कर पाएंगे कि आपको आगे और क्या करना चाहिए। इसके बाद आपको भी चुप नहीं बैठना चाहिए। अगर आपकी पत्नी ने आपके और आपके घर वालों के विरुद्ध झूठी शिकायत की है और इसका आपके पास प्रमाण है, तो आपको भी उसके और यदि उसके घर वालों ने भी आपको तंग किया है तो आपको न्यायालय का शरण लेना चाहिए, उनके ऊपर मुकदमे करने चाहिए। इसका परिणाम यह होगा कि जब आप उसकी झूठी शिकायत के विरुद्ध या आपके साथ हुए किसी भी प्रकार की घटना की जानकारी आप न्यायालय को देते हैं, तो न्यायालय में आपका भी विचार न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा किया जा सकेगा। तो ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि सबसे पहले यह केस ना हो, और अगर हो तो आपको जमानत प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ इस तरह के मुकदमों में एक कुशल वकील, एक अनुभवी वकील का परामर्श लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, तो ये था मेरा आज का जानकारी भरा अंक आप सभी लोगों के लिए। इस वीडियो में कहीं कहीं उच्चारण में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, कृपया उसे माइंड ना करेंगे। जैसे आईपीसी की धारा 498 ए को 498 ए के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। साथ ही आईपीसी 1807 होना चाहिए, वहाँ कहीं कहीं 1872 इस प्रकार का उच्चारण हो गया है, जिसे नज़रअंदाज करेंगे। और मैं आगे भी आप लोगों को इससे संबंधित जानकारी देता रहूँगा। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ धन्यवाद, और मैं आपसे आशा करूँगा कि अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर आपके कोई प्रश्न हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर कोई समस्या हो तो डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप पर भेजकर परामर्श ले सकते हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।